हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे भारत का संविधान, जिसमें मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, शपथ कैसे होता है और साथ ही साथ लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में बताया था। आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा में प्रमुख नेता कौन कौन से होते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, है ना, ये सब क्या होता है, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सारा चीज़ क्या होता है आज के वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि मैं प्रमुख नेताओं की बात करूँ, है ना, प्रमुख नेताओं की बात करूं सदन में, तो ये तीन तरह के प्रमुख नेता जो है माने जाते हैं। एक है पहला है यहाँ पर सदन का नेता, नोट कर लीजिएगा। दूसरा विपक्ष का नेता, ठीक है, और तीसरा सचेतक या व्हिप जारी करने वाला जो नेता होता है उसे हम क्या कहते हैं, सचेतक बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं सदन का नेता। सदन का नेता किसे कहते हैं? सदन का नेता जो सत्तारूढ़ दल का जो नेता होता है, प्रमुख होता है, उसे ही हम सदन का नेता कहते हैं। लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री ही होता है। लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। बहुमत दल के नेता को ही सदन का नेता कहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और आपको समझना है। मान लो यदि प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा का होता, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का भी हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा का भी हो सकता है। यदि उदाहरण के तौर पर यदि हम ये कह दें कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का है तो सदन का नेता राज्यसभा में प्रधानमंत्री ही हो जाएगा। और लोकसभा के लिए उसके द्वारा जो नियुक्त नेता होगा कोई और होगा जो उस दल के पक्ष को रखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सदन का नेता हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं लोकसभा की बात करूँ तो यदि वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सदन के नेता हो जाएंगे, है ना, सदन के क्या हो जाएंगे, नेता हो जाएंगे लोकसभा के। लेकिन राज्यसभा में कोई और एक नेता होगा जो उस दल का, सत्तारूढ़ दल का अपनी पक्ष रखेगा, तो एक सदन का नेता, मतलब सत्तारूढ़ दल का कोई नेता जो उनके दल के बारे में अपने पक्ष रखता है उसे हम क्या कहते हैं, सदन का नेता बोलते हैं। और लोकसभा में कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का होता है तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई अन्य नेता होता है। क्लियर है बात समझ में आए? दूसरा है यहाँ पर क्या है, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता मतलब प्रमुख विपक्षी दल, है ना, सबसे बड़ा दल, सत्तारूढ़ दल के बाद दूसरा दल जो सबसे ज्यादा सीट लेके आया है, उनका जो प्रमुख होता है उसको हम क्या कहते हैं, विपक्ष का नेता, है ना। विपक्ष का नेता एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो कोई विपक्षी दल है या नहीं, विपक्षी दल को कितना सीट लाना चाहिए, है ना, तो विपक्षी दल जो है कुल सीटों का 10वां भाग ले आता है, मतलब 1/10वां भाग उसको क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए या जीत के आना चाहिए, तब उसको विपक्ष का दल कहा जाएगा, है ना। तब उसको क्या कहेगा, विपक्ष का दल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 543 सीट है, 543 का 10वां भाग कितना होगा, 54 सीट कम से कम जो है जीत के आना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, विपक्षी दल कहलाएगा, है ना। सचेतक या व्हिप, सचेतक या व्हिप जो है ये सत्तारूढ़ दल का ही कोई नेता होता है। सत्तारूढ़ दल का ही कोई नेता होता है जो अपने जितने भी सांसद होते हैं उनको अनुशासन में बनाए रखता है ना, सदन में उपस्थित रहे, इसके लिए निर्देश जारी करता है। साथ ही साथ किसी मामले के लिए, है ना, समर्थन करना है तो ये निर्देश भी कौन जारी करता है, ये सचेतक जो होता है ये व्हिप जारी करता है। किसी विशेष मामलों में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य का जो निर्देश जारी करता है वो कौन होता है, सचेतक होता है। यदि इनके निर्देश देने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं होता है तो उस पर
अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों सत्तारूढ़ दल का होता है और विपक्ष विपक्षी दल का होता है। तो ये तीनों चीज समझ में आ गए। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो किसे हम विपक्ष का नेता या विपक्षी दल कहेंगे जो लोकसभा के सदस्यों की कुल सीटों का 1/10वां सीट जो जीत के आया है उसे विपक्ष का नेता कहते हैं। ठीक है, संविधान में वैसे डायरेक्टली ये तीनों के बारे में नहीं बताया गया है, किंतु जो संसदीय नियम है, जो संसदीय विधियां हैं, उसमें ये सारा चीज बताया गया है। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है, बात समझ में है? सदन का नेता, विपक्ष का नेता, सचेतक। अब बात कर लेते हैं जो सदन का नेता होता है ना, प्रधानमंत्री होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है वास्तव में ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ये बोल सकते हैं कार्यपालिका का क्या है, ये वास्तविक प्रधान होता है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है ना। औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान तो होता है, कार्यपालिका का राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का ऊपर लिख दिया है ना, जो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है। लेकिन ये कैसा प्रधान होता है? ये औपचारिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो एक्चुअल में जो काम करता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पूरा जो देश का शासन कौन चलाता है? प्रधानमंत्री होता है। केवल इसका काम क्या होता है? औपचारिक होता है, सिग्नेचर और हस्ताक्षर करना होता है। इनके पास शक्तियां नहीं होती, पूरी की पूरी शक्तियां इनके पास होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रधान कहते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति जो है पूरे देश को किस तरीके से चलाता है? राष्ट्रपति खुद काम नहीं करता है, बल्कि मंत्री परिषद के माध्यम से काम करवाता है। तो राष्ट्रपति जो है जो काम जो करता है, शासन जो चलाता है, वो किसके माध्यम से चलाता है? मंत्री परिषद के माध्यम से चलाता है। मंत्री परिषद मतलब पूरे मंत्रियों का समूह को हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। इस मंत्री परिषद में क्या क्या शामिल हो जाएगा आपका? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, है ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, है ना, उप मंत्री, ये सारा का सारा चीज को मिला के हम जो है क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं, है ना। एक मंत्री परिषद में ये पूरा चीज जो है, वैसे प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री ही होता है, इसी में आप एक साथ मिला सकते हैं। मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। तो मंत्री परिषद कितने मंत्री बनाया जा सकते हैं, कितना मंत्री बनाया जा सकता है? तो संविधान में ये बात है कि मंत्री परिषद जो है कुल लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में आया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मंत्री परिषद है, जो मंत्री आपको बनाए जाने हैं, वो लोकसभा के कुल सीटों की संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आया? ठीक है, ये जो कैबिनेट मंत्री है इसे ही हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों अलग अलग बातें हैं, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सबको क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। तो राष्ट्रपति अपनी शासन मंत्री परिषद की मदद से चलाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो अलग अलग मंत्रालयों का सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल क्या है? तो इसमें प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रालयों के मंत्री, है ना, जो प्रमुख मंत्रालयों के जो मंत्री बनाया गया है ना, उनको हम क्या कहते हैं? प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री, प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री। ठीक है, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। अलग अलग मंत्रालय के लिए अलग अलग मंत्री होंगे। कई सारे मंत्री होंगे।
एक मंत्री के साथ कई सारे मंत्रालय भी उनको मिल सकता है, ठीक है। एक ही मंत्रालय मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो कैबिनेट या मंत्रिमंडल ही लेता है। पूरा जो शासन चलाया जाता है वो मंत्रिमंडल ही होता है, ठीक है। तो कोई भी मंत्रालय हो, उसके कई विभाग होंगे, है ना, कई विभाग होंगे। विभाग 1 है, विभाग 2 है, कई विभाग होंगे। तो विभागों का जो प्रमुख होता है, विभाग का जो एक मंत्री बनाया जाता है, उसको कहते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। किसी मंत्रालय के अधीन कोई विभाग होगा और उसका कोई मंत्री होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, राज्य मंत्री कहेंगे। क्लियर है, बात समझ में आया। कोई ऐसा विभाग भी हो सकता है, कोई ऐसा विभाग भी हो सकता है जो किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता हो, तो उस विभाग के प्रमुख को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। जो राज्य मंत्री होता है किसी मंत्रालय के किसी विभाग का प्रमुख होता है, और जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होता है वो किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं होता है, वो स्वतंत्र विभाग होता है और उसका प्रमुख होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री भी दो टाइप का आप बांट सकते हैं, एक जो मंत्रालय के अधीन वाला और एक स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री, ठीक है। तीसरा टाइप का जो मंत्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, उप मंत्री बोलते हैं। उप मंत्री जो है, उप मंत्री एक तो कैबिनेट मंत्री का भी ये सहयोगी हो सकता है, दूसरा राज्य मंत्री का भी सहयोगी हो सकता है ना, दूसरा राज्य मंत्री का भी सहयोगी हो सकता है। तो दोनों का सहयोगी हो सकता है। तो जिसका सहयोगी होगा उसका काम करेगा। उप मंत्री कैबिनेट मंत्री का भी, मंत्रिमंडल या जितने भी कैबिनेट मंत्री होगा उनके लिए भी आप उप मंत्री हो सकता है, और जो राज्य मंत्री होगा उसके सहयोग के लिए भी उप मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के मंत्री मैंने आपको समझाया। दूसरा प्रमुख अंतर आपको ये समझना है ना, जो राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, वो जो है कैबिनेट की बैठक या मंत्रिमंडल की बैठक में इनको शामिल नहीं किया जाता है। राज्य मंत्री, उप मंत्री, है ना, इनको जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, है ना। वो मंत्रिमंडल के जो भी फैसले होते हैं उनमें इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। तो मंत्रिमंडल जो भी डिसीजन लेता है, जो भी बैठक लेता है, इनसे या इनका मत या सहमति कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो कुल मिला के जो मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होते हैं वही प्रमुख होते हैं, वही पूरे देश को चलाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि गठन कैसे होता है मंत्री परिषद का, है ना। मंत्री परिषद का गठन, ये मैं बात कर रहा हूं गठन। तो मंत्री परिषद में जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन होता है, बहुमत दल के नेता, जो सबसे ज्यादा सीट लेके आया रहता है, बहुमत लेके आया रहता है, उसी नेता के प्रमुख नेता को ही जनरली क्या बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी भी सदन का हो सकता है, ये चीज भी ध्यान रखिए। वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो किसी भी सदन का सदस्य ना भी हो तो भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि उसको 6 महीना तक तो वो ठीक है, वो किसी भी सदन का सदस्य ना रहे, लेकिन 6 महीने के बाद उसको सदस्य जो है बनना पड़ेगा। 6 महीना के अंदर तक उसको बन जाना चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा। तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते यह है कि वो 6 महीने तक ऐसे बना हुआ रहेगा, वो सदस्य ना रहे तो, है ना। लेकिन 6 महीना के बाद उसको सदस्य बनना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री, है ना, नेता चुन लेते हैं, बहुमत दल के जो लोग होते हैं वो नेता चुन लेते हैं और उसे प्रधानमंत्री बनाने है तो राष्ट्रपति को भेज देते हैं। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है,
याद रखिए, परीक्षा में पूछता है कई बार ना, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है, मनोनीत नहीं करता, क्या करता है, नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं, है ना, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है क्या करता है, नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री ये बोलेगा कि मैं इनको जो है मंत्री बनाना चाहता हूं, तो उसके हिसाब से राष्ट्रपति जो है उनको मंत्री पद में क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा। तो प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। दूसरा और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितने भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री यदि चाहे तो किसी भी मंत्री को हटवा सकता है राष्ट्रपति से बोल के, है ना। कभी भी किसी भी मंत्री को किसी भी समय यदि वो चाहे तो उससे त्याग पत्र मांग सकता है, त्याग पत्र ना दे तो किसी भी मंत्री को उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो उत्तरदायित्व है, तो मंत्रिमंडल का जो उत्तरदायित्व है ना, तो इनका जो उत्तरदायित्व है, मतलब जवाबदेही जो है, किसको ये जवाब देंगे, तो उत्तरदायित्व व्यक्तिगत तौर पर इनकी जवाबदेही राष्ट्रपति को है, व्यक्तिगत तौर पर, है ना। और सामूहिक तौर पर क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व की यदि हम बात करें तो वो किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति है। इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखिएगा। जो मंत्रिमंडल होता है या प्रधानमंत्री और बाकी जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व दो तरीके से कह सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति को जवाबदेही है, दूसरा सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। क्लियर है, बात समझ में आया, है ना। प्रधानमंत्री को ये अधिकार होता है कि वो कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दे, अपने विभागों का बंटवारा करने का जो अधिकार होता है प्रधानमंत्री खुद से कर सकता है, ठीक है। और उस मंत्री को उस पद हेतु नियुक्त करने हेतु राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। तो आज के वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ जितना चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो कवर हो गया है ना। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।